नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपना न्यू टॉपिक एडवांस मैथ का काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे तथा इसकी कंप्लीट थ्योरी, धीरे धीरे थ्योरी को डेवलप करेंगे और किस तरह थ्योरी से सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं वो सब कुछ आज इस वीडियो में और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स की टीचर्स की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपने बीएड कर रखा है, साथ ही बीएससी मैथ्स वगैरह कर रखी है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब विद्या दर्शन पाठशाला पर ही आपको इसकी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि ग्रेजुएशन पोर्शन को ध्यान में रख के बनाई गई है। ग्रेजुएशन पोर्शन जो कि हमारे लिए टाइमिंग सेविंग भी होता है और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। साथ ही एक जो लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे उसके बारे में बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ये जनरल स्टडी, जनरल जो 11th 12th और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन बना सकते हैं उस तरीके क्वेश्चन की थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी। ये प्रैक्टिस सेशन में ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। तो आप अगर आप खुद जैसे कमेंट्स आए थी कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को यहाँ ही देख सकते हैं। और साथ ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग ऐसे ही बना रहा तो हम टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से कक्षाएं भी जरूर चलाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ, जो कि है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ईजी, जो हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, तो उस तरीके से। तो क्वाड्रेटिक नाम से क्या है, अगर हिंदी में देखें तो द्विघात है ना, क्वाड्रेटिक द्विघात, तो यानी दो घात मिलेगी। किसकी दो घात मिलेगी, तो हम इतना तो जानते ही हैं और डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात कब होगी, जब a क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी, क्योंकि ये x² वाला पोर्शन 0 हो जाता है, तो इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे। अब देखो इक्वेशन की डेफिनेशन भी जाने तो LHS इक्वल टू RHS होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इसी तरह इसमें ABC क्या है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है ना। तो ABC को क्या लिख सकता हूँ, ABC, ये अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स चर पद है, इनकी कुछ ना कुछ चर पद है। ठीक है, तो इनकी कुछ ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी जो कि कांस्टेंट रहेगी, 1 2 3 4 5 जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी वो ABC की रहेंगी। ठीक, x यहाँ वेरिएबल है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x वेरिएबल, ठीक है, अचर पद, उल्टा हो गया हिंदी में, ये होता है चर और ये अचर। ठीक है, अब देखते हैं आगे अब थ्योरी को डेवलप करते हैं धीरे धीरे। तो हम इसके सॉल्यूशन जानते हैं। सॉल्यूशन के लिए दो विधियां, एक डायरेक्ट गुणनखंड जिसमें बीच वाले पार्ट ऐसे गुणनखंड करने पड़ते हैं जो कि a और c के गुणा करने पर भी प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर भी प्राप्त हो जाए, है ना। काफ़ी क्वेश्चन कर भी चुके होंगे आप लोग और करते भी आए हैं, तो उस वो वाली बात, इसको समझाने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो अपने पास फॉर्मूला आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे श्रीधराचार्य विधि भी कहा जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। अब ये क्या होता है, तो ये हम जानते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है। अब ये कैसे आया, तो ये कैसे आने की प्रक्रिया में बता दूँ आपको कि हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, x² का जो टर्म था उसे 1 कर दिया, तो 1 से डिवाइड, a से डिवाइड करने के बाद पूरी इक्वेशन को, पूरी समीकरण को a से डिवाइड कर दिया, तो b/xa c/xa बराबर 0। अब देखिए जो पहली दो टर्म थी ये क्या दिख रही है, x² प्लस 2ab प्लस b², तो यानी कहीं ना कहीं ये a को कैपिटल लिख लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इससे हम बना सकते हैं, और उसी a प्लस b का होल स्क्वायर सर्वसम्य का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है अपनी, तो
इस फॉर्म में लाते ही हमें कुछ x की वैल्यू मिलती है जो कि इस प्रकार होती है। आप इतना पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रूट्स की। ये तो थी इसका, ये अब x के क्या मिलते हैं, यहाँ 2 रूट मिलते हैं ना, तो रूट्स को लिखते हैं एक बार पॉजिटिव साइन लेके एक बार नेगेटिव साइन लेके। ठीक है, पॉजिटिव वाले को अल्फा लिख लिया और नेगेटिव वाले को बीटा। ठीक, ये भी बिल्कुल बेसिक। अब इसी का देखते हैं, अगर हमें अल्फा बीटा दे रखा हो तो उसे से किस तरीके से एक ये जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 कर लो। किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ एक ए है, तो ए को अगर 1 करें तो ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी रूट्स का मूलों का योग है ना, हिंदी में लिखे तो मूलों का योग, प्लस लास्ट में आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे जानकारी ये मिलती है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखो नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, तो इस b बाई ए की वैल्यू इसके योग के बराबर है, पर नेगेटिव भी तो है ना, तो इसको नेगेटिव b बाई ए लिखा जाता है। ठीक, और ऐसे ही अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा में अब देखिए अल्फा बीटा और c बाई ए, तो c बाई ए के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो जानकारी आपके सामने बोर्ड पे दिख रही, ये थी अपने प्रीवियस ईयर की, तो इसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, बेसिक क्लास जब भी होगी उसमें कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, एक बात और देख लीजिए, अगर ये क्वाड्रेटिक होगी, सॉरी ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्यूबिक होगी तो यहाँ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3। तो सॉल्यूशन किस पे आधार होते हैं, सॉल्यूशन आधारित होते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर पे। अगर ये पावर 4 पे होगी तो कितने सॉल्यूशन, 4, जो कि हम देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक थी इसलिए हमें 2 सॉल्यूशन मिले, कौन से, अल्फा बीटा, एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस का साइन लेके, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सीधे भी निकाल सकते हैं। तो जो बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है, पहला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमें कंप्लीटली याद होना ही चाहिए। दूसरा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पर पूरी होती है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। नेचर ऑफ रूट में भी हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। देखिए पहले बोर्ड पे देख लेते हैं। ये जो वैल्यू दी जाती है कौन सी, ये इसे देखिए केवल, तो ये जो वैल्यू है जो रेड मार्क से लिख रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। लिख देता हूँ मैं, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विवेचक। और अभी जो पुस्तक आपके पास, अगर 10th की बुक आपने कभी पढ़ी हो, कभी देखी हो, तो वहाँ विवेक्तिकर भी लिखा है ना, तो इसको विवेचक ही पढ़ूंगा मैं, विवेचक या विवेक्तिकर। विवेक्तिकर विवेचक एक ही चीज़ है। तो नेचर ऑफ रूट, जब मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ बातें करते हैं, और अब कुछ पिछली क्लासों में कर भी चुके हैं, तो यही डी हमें क्या जानकारी देता है, मूलों की प्रकृति के बारे में। जैसे पहली कंडीशन जो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसमें जानते हैं कि मूल क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रूट्स मूल वास्तविक होंगे, रियल होंगे, वास्तविक असमान है ना, एकदम बेसिक है, क्लास 10th के बेस पे ये मूल क्या होंगे, वास्तविक असमान, यानी रूट्स आर अनइक्वल एंड वास्तविक को क्या कहेंगे, रियल। ठीक है, इतना देख चुके हैं। सेकंड कंडीशन क्या देखी थी कि d बराबर क्या हो जाता है, 0, है ना। d बराबर 0 होते ही तो
मोल्स क्या हो जाते हैं, एक तो वास्तविक के वास्तविक तो रहेंगे सही, साथ ही समान इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मोल्स रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन होती है डी अगर लेस देन जीरो हो, तो लेस देन जीरो हो तो क्या होंगे, एक तो इक्वल तो होंगे सही, असमान, अनइक्वल, ठीक है। और दूसरी जो बात आती है यहाँ दोनों वास्तविक मिलती है, तीसरी जो कंडीशन से उसमें वास्तविक रूट्स नहीं मिलते, उसमें मिलते हैं अपने इमेजिनरी रूट्स, यानी काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं हो या जिन्हें हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में शो नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो नहीं कर सकते, उसके लिए अलग कोऑर्डिनेट डेवलप किए गए जो कि इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस में होते हैं। तो उसी तरह की संख्याएं अपनी काल्पनिक संख्या, और हम 11th-12th पढ़ चुके तो हम आइटा के बारे में काफ़ी फेमिलियर है, उस तरह की संख्याएं यहाँ मिलेगी। तो ये तो थी बेसिक जो क्लास 10th में, बिल्कुल ये भी पोर्शन क्लास 10th का है। अब बात करते हैं अपने लेवल की, अपने स्तर की, जो कि 11th-12th और अपने अगर अदर एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिख लीजिए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना। ये जो भी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी रूट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डी के ऊपर बेस्ड पे बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, और साथ ही अगर हिंदी में लिखे तो विवेचक के आधार पर बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0, ये दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है अपना d, वो क्या होगा, b² - 4ac, ठीक है। अगर इसे x में लिखें रूट्स के रूप में तो -b ± b² - 4ac/2a, ये रहा अपना d जो रूट के अंदर है, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बता भी दिया है, डायरेक्ट उसी को ले लेते हैं कि d क्या है, > 0 है। पहली कंडीशन क्या है, d अपना जो है > 0 है, ठीक है। अब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एक जो डेफिनेट बात है उसी को लिखते हैं, जो एकदम डेफिनेट में कह सकता हूँ उन चीज़ों को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि हमेशा जो रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल रहेंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे, देखिए कहने को तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, पर ये जो बात लिखी है ये कंफर्म रहेगी, है ना। ये इक्वल के लिए भी रहेगी, ग्रेटर देन के लिए भी रहेगी। तो एक जो बात सामने निकल के आती है, रूट्स इसके क्या रहेंगे, हमेशा वास्तविक रहेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म बात ही, वही बात लिखेंगे जो कंफर्म होगी, कंफर्म पे चलेंगे अभी, है ना। नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी अपने पास, d इज > 0। अब देखिए d > 0 तो वास्तविक तो होंगे अभी भी, है ना, वास्तविक होंगे और साथ में क्या होंगे, असमान। तो दो बातें पता चल गई, एक तो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, वास्तविक व असमान। रूट्स क्या रहेंगे इसके, वास्तविक व असमान, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, > 0। अब ठीक है, अब तीसरी कंडीशन एक और, d > 0 है, साथ ही क्या है, जो भी संख्या मिल रही है, कौन सा d एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसको लिख देता हूँ, नॉट
ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यानी डी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना भाई। ग्रेटर देन 0 तो है, अब पता तो चल गया मुझे रियल रहेंगे अनइक्वल रहेंगे, पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो कंप्लीट स्क्वायर न होने से अब हम अपनी लेवल पे आ गए ना, अपने लेवल मतलब हम परिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ये इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो उसी पे अब कमेंट करना है कि ये दे रखा है तो अब पूर्ण वर्ग भी नहीं है, तो आगे ऐसी जानकारी लिखें जो हमारे स्तर की हो। तो उस किस तरह लिख सकते हैं कि हमें ऐसी चीज़ बतानी है जो कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो ठीक है, तो तीनों टर्म्स को लिखते हैं। क्या क्या लिख सकता हूँ तीनों टर्म्स में? पहले ऊपर वाली पहली बात क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। ये कहाँ से आई? ये तो ऊपर से आएगी, ठीक। साथ ही मूल क्या रहेंगे? असमान, असमान, ठीक। अब देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट में संख्याएं आएंगी, है ना। डी किस में जाता है? अंडर रूट में। तो अंडर रूट में संख्याएं आएंगी, तो अंडर रूट में संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? वैसे कहलाने में तो वो परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकती है, पर हमें पता है कि वो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac रूट b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो हम सीधे कह सकते हैं कि इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं। अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट्स रहेंगे वो अपरिमेय संख्या में रहेंगे, है ना। तो ये थी अपने स्तर वाली बात, ठीक है। अब काफ़ी एक ही चीज़ से d ग्रेटर देन 0 था, अब मुझे पता चल गया कि अब ये कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या, और वो भी कौन सी? असमान, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, अब ले लेते हैं अपने, ये तो थी सारे ग्रेटर देन 0, अब ले लेते हैं इस स्मॉलर देन। यदि अब एक और कंडीशन क्या बच रही है? डी। अब डी क्या है यहाँ कि डी है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं था ना, अब पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर नंबर। अब देखो कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो क्या क्या कह सकता हूँ? पहली बात रियल वास्तविक, इसको अलग मार्कर से लिख लेते हैं, वास्तविक। अब देखिए स्क्वायर नंबर है कंप्लीट, तो अब नेक्स्ट कंडीशन असमान, असमान और परिमेय। अब कंप्लीट स्क्वायर तो स्क्वायर रूट का काम हट जाएगा, बाहर निकल आएगी जो भी संख्या होगी जो, तो परिमेय, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमें डी के पूर्ण वर्ग से मिल जाती है। और कहाँ है? धनात्मक की बात हो रही है, पूर्ण वर्ग पॉजिटिव, जो कि लिखा भी है ना। ये कंडीशंस इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये तो थी सारे ग्रेटर देन 0 की बात। अब कर लेते हैं बात किसकी? स्मॉलर देन। तो पांचवी कंडीशन d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 पूर्ण वर्ग हो या ना हो, क्या होंगे? हमेशा मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि यहाँ कंप्लीट स्क्वायर की बात कर नहीं सकते, क्योंकि 0 है, 0 निकलते तो b/2a मिलेगा। मूल वास्तविक, साथ ही समान, ठीक है ना। ये तो काफ़ी अच्छी थी। लास्ट कंडीशन 6, d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 यानी d क्या है? अब नेगेटिव है, तो d नेगेटिव है, तो जैसे d नेगेटिव होगा हम जानते हैं काल्पनिक मिलेंगे, सबसे पहली बात तो, है ना। तो कौन से मूल मिल सकते हैं कि मूल यानी रूट काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। एक कंडीशन रूट्स आर इमेजिनरी। अब और कंडीशन कि रूट्स क्या रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे। तो दूसरी बात असमान, अनइक्वल। अब देखिए रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर अनइक्वल। तीसरी जो बात आती है, अब परिमेय अपरिमेय संख्याएं हम पढ़ भी चुके हैं, तो रूट्स जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं? कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट, बस कॉन्जुगेट को यूँ समझ सकते हैं प्लस माइनस का अंतर रहेगा, तो वो कंडीशन आप लिखो तो ठीक, नहीं तो इसी में वो कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम
6 तरीके से, ये 6 कंडीशन हो गई ना टोटल, 6 कंडीशन से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, तो हम रूट्स के बारे में सीधा स्टेटमेंट दे सकते हैं, है ना। एक एक करके आप देख लो बोले बिल्कुल, और जब क्वेश्चन करेंगे तब यही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं थ्योरी में आगे। तो साथियों आगे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट के आधार पर, यानी गुणांकों के आधार पर मूलों के गुणधर्म। गुणांक कौन कौन से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी का एक्स का बी, और सी अपना कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ए बी सी इसके गुणांक है। अब उनके आधार पर रूट्स के बारे में क्या क्या हम कह सकते हैं, जैसे नेचर्स के बारे में बात की अभी थोड़ी देर पहले, डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर, तो ऐसे ही एबीसी के आधार पर एक अगर एबीसी की वैल्यू दे रखी है तो उससे क्या क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, क्या बात हम कह सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन, यदि कंडीशंस में चलेंगे, यदि a बराबर 0, a बराबर 0 है तो, अब देखिए a बराबर 0 है तो ये कहीं ना कहीं लीनियर हो गई, है ना। तो इसका क्या मिलेगा, केवल a की रूट मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, तो दूसरी वैल्यू को यहाँ अनंत में होगा। देखते हैं कैसे, देखिए a बराबर 0 है ना, a बराबर 0 करते ये 0, तो x की एक वैल्यू तो b बाई ए मिल गई, और दूसरी जो वैल्यू निकालते हैं इसकी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में ये तो 0 किसकी वजह से हुआ, a की वजह से, एक्स स्क्वायर एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी अभी भी, तो दूसरी जो वैल्यू मानी जाती है वो अनंत मानी जाती है। तो क्या होगा कि तब कह सकते हैं हम कि एक मूल अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना, ठीक है, इनफाइनाइट। कहने का ये है कि एक मूल को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट कह दिया, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2। अब यदि b बराबर 0, b को क्या कर ले लिया 0, तब क्या होगा, अब देखिए b बराबर क्या कर दिया 0, कर दीजिए b बराबर 0, ठीक है। क्या मिला, ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, तो x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर c उधर चला जाएगा, a इधर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी बाई ए, है ना, प्लस माइनस सी बाई ए। तो क्या मिले, दोनों मूल समान है परंतु चिन्ह क्या है, अपोजिट है। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों मूल, यानी दोनों जो रूट मिलेंगे, दोनों मूल समान, परंतु लिख दिया समान के पहले ना, परंतु चिन्ह असमान, इधर लिख देते हैं, चिन्ह क्या रहेंगे, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह। रूट्स आर इक्वल विद अपोजिट साइन, ठीक है, यानी तथ्यात्मक रूप से इनके संख्यात्मक मान बराबर है पर चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, यदि, अब किसको क्या करें, 0 किसको करें किसको नहीं करें, तो अब नेक्स्ट कंडीशन में c को कर देते हैं, c बराबर 0, क्योंकि एक बार a को कर दिया, b को कर दिया, c को कर दिया। देखिए c बराबर 0 करते हैं, इसको हटा देते हैं हम, इधर ड्राइव भी करते चलेंगे ताकि हमें पता भी रहे कि हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंडीशन से प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। c बराबर 0 कर दिया, c बराबर 0 करते क्या मिला, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेते ही ax प्लस b बराबर 0, तो एक जो मूल है वो तो 0 मिल गया, है ना, एक जो मूल है वो 0 मिल गया। तो इसी के बारे में कह देते हैं कि एक मूल क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एक मूल 0 होगा, जो कि आप देख भी सकते हैं, एक मूल क्या रहेगा 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, फोर्थ कंडीशन, थर्ड हो गई, फोर्थ, यदि a बराबर c और डज नॉट इक्वल टू 0, देखो a और c दोनों बराबर हैं और 0 के नहीं है,
तब क्या होगा, तब होता है एक मूल व दूसरे मूल का व्युत्क्रम होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए कर लेते हैं, यही है ना। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम होगा। यानी इंग्लिश में कहूँ तो मैं लिख सकता हूँ रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रहेंगे। अगर मान लो एक की वैल्यू 1 है, सॉरी 2 है, तो दूसरे की वैल्यू 1/2 होगी, है ना। तो इस तरीके से रूट्स क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे। यहाँ क्या था, रूट इनफाइनाइट, और यहाँ रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट साइन, और रूट 1 एक रूट 0, ठीक है। फोर्थ कंडीशन, अब देखिए यहाँ a बराबर c और डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको कर देते हैं a बराबर c बराबर 0। तब क्या होगा, अब देखिए मैंने वहाँ क्लियर कर दिया है, a जो है क्या है, a और c दोनों बराबर है और दोनों ही 0 के बराबर है। तो क्या मिला, एक b तो मिल गया। तो bx बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं bx कब, a बराबर c बराबर 0, तो bx बराबर 0। तो एक जो मूल मिला वो तो क्या है 0/b यानी इनफाइनाइट, और दूसरे को अपने आप अपन 0 मान लेते हैं। तो बस वही कंडीशन है, अपने पास दो कंडीशन आ गई। एक तो क्या, एक मूल अनंत होगा इनफाइनाइट, एंड दूसरा जो मूल है वो 0, एक इनफाइनाइट और दूसरा 0, इनफाइनाइट और 0, ठीक है। नेक्स्ट 6th कंडीशन, यदि अब a और c की बातें तो हो गई है ना, a और c की बातें हो गई। अब b पे फोकस करते हैं। तो b पे आ गया a बराबर b अब बराबर c। अब देखिए a भी बराबर है b के, और b दोनों किसके बराबर है, 0 के। कर लो दोनों को 0, तो दोनों को जैसे ही 0 करेंगे अपने पास कांस्टेंट टर्म निकल के आएगी c, ठीक है। तो दोनों मूल क्या हो गए, दोनों मूल तो ये इस कंडीशन में दोनों मूल अनंत कहलाते हैं, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो पाता, अनंत होंगे। कैसे, देखिए अब कंडीशन क्या है कि a बराबर b बराबर 0, ये दोनों 0, तो c तो आया, कुछ और मिल ही नहीं रहा, c बराबर 0 होगा ही नहीं, c बराबर 0 नहीं होता। तो इस कंडीशन में दोनों मूल क्या माने जाते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। कंडीशन 7, यदि अब a बराबर b बराबर c 0 था, अब इसी को कुछ चेंज करके करते हैं अपन, हम लोग कर लेंगे क्या, a बराबर b, a b की काफ़ी बातें होगी ना। अब b बराबर c करिए, तो b बराबर c डज नॉट इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं। b क्या करना है, b बराबर c और जो इक्वल करना है 0 के, करिए b बराबर c बराबर 0। क्या मिला, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a। तो दोनों मूल इस स्थिति में क्या कहलाते हैं, दोनों मूल 0 होंगे। कब, जब b बराबर c बराबर 0 हो, ठीक। कंडीशन 7, कंडीशन 8 है ना, 7 बोल दिया था मैंने, 8 है ये। यदि, अब देखिए कंडीशन a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, तब जो रिजल्ट याद ही रखना है, आप ड्रॉ भी आगे आप क्वेश्चनों में ड्रॉ भी करेंगे। तो एक मूल, जब बात की जाएगी मूलों की, एक मूल तो c/a होगा तथा दूसरा मूल 1 होगा,
एक मतलब कोस्टेंट एक, ठीक है। क्या कहा मैंने, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो एक मूल तो c बाई ए होगा, c बाई ए ये c बाई ए, ठीक है। दूसरी बात होगी जो दूसरा मूल होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक। तो ये अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो दो कंडीशन देख लीजिए आप। एक तो ये कंडीशन नंबर सेकंड, ये हमें ऐसी कैसी याद होनी चाहिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। यदि b बराबर 0 है तो दोनों मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे, है ना। इससे कैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन, कोई भी ऐसी इक्वेशन दे देता है जहाँ कोई ना कोई कंडीशन करके b को 0 कर देता है, और उसी कंडीशन को हमें देखना होता है, या तो वो सीधे सीधे दिखा देता है और नहीं दिखाता है तो कहीं घुमा फिरा कर देता है। तो वो कंडीशन पकड़ाई में आती तुरंत आंसर तक हम पहुँच जाते हैं। सेकेंड बात ये है, जो कंडीशन नंबर 8 है अपनी, ये वाली, इसको देखिए। इसमें वो ऐसी इक्वेशन बना देता है, जैसे कि मैंने खुद ही बना दूं मैं, जैसे मैंने बनाया ax² प्लस bx प्लस c, है ना, बराबर 0, ठीक है। अब मैंने a को ले लिया 5x² और यहाँ कर दिया 2x तो 7 और ये -7 कर दिया 0। अब मुझे जो रूट मिलेंगे, अब वो डायरेक्ट कह देगा फाइंड रूट्स, है ना, या कोई ना कोई कंडीशन दे देता है कि इसके रूट्स समान होंगे या समान होंगे, 1 होंगे, 2 c बाई ए होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन में दे देता है। तो इस या तो रूट फाइंड करके आ जाते हैं, और नहीं आते तो हम जानते हैं कि 5 + 2 7 -7, क्योंकि अब डायरेक्ट कह सकते हैं इसका एक जो रूट रहेगा वो क्या निकाल सकते हैं, c बाई ए। तो c बाई ए यानी -7 बाई ए 5, और दूसरा रूट a की निकल के आएगा। सोल्व भी करके देख ले भले आप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 8, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो एक मूल तो इसका c बाई ए होगा, दूसरा मूल 1 होगा, ठीक है। बाकी और भी सारी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, आराम से याद रख सकते हैं। देखो ये वाली कंडीशन भी, यदि a बराबर c डज नॉट इक्वल टू 0 तो मूल तो क्या होंगे, व्युत्क्रम, यानी रूट्स आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के, अब 1 अपॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ और इसके एग्जाम्पल या फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं, जो कि हमारे वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कब, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें हम सोल्व नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो किसी न किसी प्रतिबंध पे बेस रहते हैं, जब सोल्व भी कर लेते हैं तो टाइम सेविंग नहीं हो पाती। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे यदि कोई मूल p बाई क्यू के रूप में दे रखा है, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में, तब जो प्रतिबंध मिलता है उसे याद रख लीजिए, आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। किस तरह का, कि p प्लस क्यू क्या होता है, p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी क्यू। क्या है प्रतिबंध, p प्लस क्यू का स्क्वायर, यानी सम ऑफ, नहीं, जो भी रूट्स दे रखे हैं उसके p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर अपॉन ए सी के। और b स्क्वायर अपॉन ए सी, तो b स्क्वायर अपॉन ए सी कहाँ मिलेंगे, तो ठीक वहीं जहाँ से अब लिया गया था ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए। सारे प्रतिबंध इसी के लिए है ना, इसको मार्क लीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या, कि भाई जब यदि मूल p बाई क्यू यानी इसमें फ्रैक्शन में दे रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ठीक, तब जो प्रतिबंध निकल के आता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये एक मूल के लिए भी हो सकता है, दूसरे मूल के लिए भी हो सकता है, दोनों मूल के लिए है। यदि सेकेंड प्रॉपर्टी या स्पेशल रिजल्ट अपना, यदि एक मूल दूसरे का n गुना है, जैसे मान लो एक 5 है दूसरा 25 है या फिर 625 है, ऐसे गुना के रूप में हो, तब जो रिजल्ट निकल के आता है वो याद करने लायक है अपने। तो 1 प्लस n जितने गुना हो उसका स्क्वायर अपॉन n, 1 प्लस n जितने गुना हो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट है ये जो हमें याद रखने। थर्ड, यदि मूलों का अंतर 1 है, यानी अल्फा माइनस बीटा का क्या कर दिया, मोड ले लिया, अंतर कितना कर दिया 1। मोड इसलिए लिया है कि बीटा बड़ा भी हो सकता है ना, तो बीटा माइनस अल्फा कर देंगे, क्या हो गया 1। तब जो रिजल्ट निकल के आता है
ये कुछ इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप चाहो तो अभी जाके ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ही होता है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो सोल्व तो करेंगे सही क्वेश्चन को कैसे न कैसे करके। पर दैट प्रॉपर्टी पे अगर इन पे क्वेश्चन आ गया तो अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो हम इस क्वेश्चन को तुरंत ईजी तरीके से कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और कहीं दिक्कत आती है तो तब आती है जब ये प्रॉपर्टी अगर याद नहीं हो, तब भी क्वेश्चन हो जाता है पर लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास कॉन्जुगेट रूट्स, संयुग्मी मूल। संयुग्मी मूल, ठीक है। संयुग्मी मूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके a डज नॉट इक्वल टू 0 और ABC रेशनल परिमेय संख्याएं हैं, है ना, कुछ भी परिमेय संख्याएं ABC, ठीक है। तब अगर एक मूल अब देखो संयुग्मी के लिए सबसे पहली कंडीशन कि जो मूल आते हैं वो कौन से आते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है, कौन से, काल्पनिक, ठीक। तो काल्पनिक मूल के लिए क्या होंगे, अगर एक मूल अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो, तब जो दूसरा मूल निकल के आएगा वो आता है हमेशा अल्फा माइनस आयोटा बी, दूसरा मूल होगा, ठीक है। तो ये इसका संयुग्मी है, एक दे रखा हो और मूल क्या हो, काल्पनिक हो, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं दूसरा मूल क्या होता है, किसके लिए, संयुग्मी के लिए, ठीक। अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी यूजफुल एक्सप्रेशंस, जैसे इसी पर बेस, अब इसके अल्फा बीटा क्या है, मूल है, रूट्स हैं इसके, है ना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि हम जानते माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक। अब कई बार वो क्या पूछ लेता है, अल्फा माइनस बीटा बताइए, है ना, तब जो काम आने वाले रिजल्ट्स हैं उन्हीं को मैंने यूजफुल एक्सप्रेशन का नाम दिया है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए याद रखना है हमें कि अल्फा प्लस रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा कितनी बार 2। अब इसमें क्या करो आप, 2 अल्फा बीटा में 4 अल्फा बीटा माइनस कर दो, क्या कर दो, 4 अल्फा बीटा, वैल्यू क्या निकल के आएगी, यही आएगी, ठीक है। तो 4 अल्फा बीटा सोल्व करके देख लो, भले ये का यही आ जाएगा, ठीक। ऐसे दूसरा कभी, अब ये तो अल्फा प्लस माइनस बीटा था, ऐसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ ले, तब कौन सा रिजल्ट, तो देखो ये तो क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा, तो इसी को क्या कर दो, अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, -4 अल्फा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं डिराइव भी कर देता हूँ आपके लिए, देख लो भले। क्या किया, रूट के अंदर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, ये तो था ही सही, ऐसा कैसा ही, ठीक है, बराबर अंडर रूट। अब 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का इनका तो स्क्वायर ऐसे कैसा ही रहेगा, -2 अल्फा बीटा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अल्फा बीटा वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ ले तो तब क्या, बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी जो वैल्यू है हम सोल्व करेंगे, किसको, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर करके। जैसे इसकी वैल्यू तो आ जाएगी रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है, ये कोष्टक में रख देते हैं।
और इसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने, 2 अल्फ़ा जोड़ा, तो 2 अल्फ़ा जोड़ा तो 2 अल्फ़ा घटाऊँगा, और 2 अल्फ़ा घटाते ही और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब सारी वैल्यू मुझे पता है, आराम से रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कई यूज़फुल रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तब और भी कुछ इसके यूज़फुल रिजल्ट्स ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ठीक है अब। तो आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और जानकारी के साथ, और इसी के आने वाली वैल्यू जैसे इसके कर्व्स वगैरह, कर्व के साथ इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और कैसे ए पॉजिटिव होगा बी पॉजिटिव होगा तो कर्व कैसा रूप लेगा, और किस तरह की मैक्सिमम मिनिमम न्यूनतम और अधिकतम मान इसके मिलेंगे, तो इसकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आपके अगर ये सिलेबस में तो आप ज़रूर देखें, और आप थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।